आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज़ आलम है। जावेद साहब से आपका तारुफ है। आपकी तालियों से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ तक आवाज़ पहुँची। आपको पता है आज का जो टाइटल है वो क्या है हमारी बातचीत का। जावेद साहब तो दुनिया के हर मौजू पे बोलते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कैद कर दिया गया है इनको कि गालिब पे हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। और टाइटल है पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो गालिब है वो आपको कितना याद है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहला मिसरा कहूँ और ये पूरी ऑडियंस, यहाँ जितने नाजरीन हैं, सामीन हैं, वो दूसरा जो मिसरा है अगर आपको याद पड़ता है तो ज़ोर से कहिए, चीख के कहिए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। क्या बात है साहब, वाह, तालियां आप सब लोगों के लिए, इसलिए कि ये है आपके गालिब। दिले, अब पहला मिसरा आ रहा है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। जावेद साहब, ये आपकी ऑडियंस है। ये तो गालिब की ऑडियंस है भाई। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 1797 की हम बात कर रहे हैं, 1797। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां 27 दिसंबर को आगरे में पैदा होते हैं। असद तखल्लुस रखते हैं पहले, फिर कई वजूहात हैं। असद का तखल्लुस एक तरफ उठाकर ताक पे रख देते हैं और गालिब के नाम से और ज़्यादा मशहूर होते हैं। और आज का जो हमारा टाइटल है वो आपके सामने है। तो मैं जावेद साहब यहाँ अब आपको लाना चाहता हूँ कि गालिब एक सुपरस्टार की तरह से हैं और बकौल शख्स से कि कोई कहता है अमिताभ बच्चन हैं इंडस्ट्री के, जैसे होता ना कि वो दिलीप कुमार हैं, वो कोई और दुनिया के कोई अगर आलमी निशानी हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है ग्लोबल, वो इतने बड़े शायर हैं। क्यों हैं? ऐसी क्या बात है गालिब में कि आज दुनिया उनको याद करती है। उनको तकरीबन पैदा हुए 225 साल होने को आ रहे हैं और यही दिसंबर का महीना है जिसमें 27 दिसंबर मैंने कहा ना कि उनके यौम पैदाइश है। तो गालिब को हम क्यों इतना याद रखते हैं? और भी बहुत सारे शोरा हुए हैं, ज़ौक़ हैं, मोमिन हैं, मीर हैं, एक से एक बड़े शायर हैं। सही कह रहे हैं आप। देखिए, किसी ने एक बात कही थी और मुझे ऐसा पढ़ के लगा था कि काश ये मैंने कही होती। बहुत अच्छी बात। That great poetry is felt thought। वो बात जो दिल ने महसूस की है और दिमाग ने समझी है, वो बात जो है वो पायदार होती है। अगर बात में सिर्फ इमोशन है, जज्बात है, तो वो थोड़ी देर तक आपको बहलाएगा और फिर इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। बात में अगर सिर्फ अक्ल है, लॉजिक है, रीज़न है, तो वो आपके दिल को अपील नहीं करेगी। गालिब की शायरी में खूबी ये है कि वो फेल्ट थॉट है, उसमें लॉजिक है, उसमें एक आगे देखती हुई नज़र है, जस्तजू है, एनालिसिस है, और उसके साथ भी उसमें जज्बात की नरमी भी साथ में है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। पतली सी किताब है गालिब की, कोई उन्होंने कई और शोरा हैं जिनकी 5-5, 6-6 वॉल्यूम्स हैं। गालिब का इतना नहीं है, बहुत कम लिखा है उन्होंने। मगर उस किताब में ज़िंदगी के किसी मोड़ की कहानी हो, कोई आपकी ज़ाती गम, उलझन, दुख, तन्हाई का एहसास या हैरत की दुनिया में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, जो कुछ दुनिया में होता है और जो कुछ दिल में होता है, उसके लिए आपको गालिब का एक शेर मिल जाएगा इतनी सी किताब में। तो ये जो उसका एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअल का भी और कलेक्टिव का भी, उसका कोई मुकाबला नहीं। इस वजह से वो आज तक जिंदा है। और जो बात उसने पॉइंट्स निकाले हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी, हाँ, ये भी एक बात है।
तो वही जो हमारी आंखों के सामने है, उसी में से वो कुछ निकाल के हमको देता है जो हम नहीं देख पाए थे। यहाँ पे एक कोई शेर सुनाई ना गालिब का प्यार। अब मसलन आजकल इलेक्शन का ज़माना है, तो इलेक्शन से पहले वादे बहुत होते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मुझे आजकल एक शेर गालिब का बहुत याद आता है, मुश्तक कब उसकी बज़्म में आता था दौरे जाम, कि जब शराब बांटी जाती थी और जाम बांटे जाते थे तो मेरे तक तो पहुंचते नहीं थे। ये मुश्तक कैसे पहुंच गया है जाम? मुश्तक कब उसकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। अब ये देखिए, ये कैसा अनोखा अछूता एंगल है। तो ये आपको मिलता ही रहता है, और कोई भी जिंदगी का पहलू हो उसमें आपको गालिब का एक रेलेवेंट शेर मिल जाएगा। ही वॉज अ थिंकर एंड अ मैन विद ग्रेट इमोशंस एंड पैशन। ये कम होता है कि दिल भी हो और दिमाग भी हो। ये गालिब क्या है, गालिब की शायरी जो है वो उसमें सेल्फ पिटी नहीं है, उसमें एक बाय टेम्परामेंट ही इज अ विक्टोरियस पोएट, और वो जो देखता है वो बड़े ऑब्जेक्टिवली गम को भी एनालाइज करके देखता है। तो ये बड़ी रेयर क्वालिटीज़ है। मैं यहाँ से, आपने कहा गम को एनालाइज करता है, बहुत बार शिकायत ये होती है कि थोड़ा सैडिस्ट हो जाते हैं गालिब, गम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लुत्फ लेते हैं, मज़ा आता है उनको अपने आप को तकलीफ देने में। शेर बताएं कोई। इन आबलों के पाँव से घबरा गया था मैं, जी हुआ वो खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। एक और शेर जैसे कि याद है गालिब मुझे वो दिन के वजदे ज़ौक़ में, याद है गालिब मुझे वो दिन के वजदे ज़ौक़ में, ज़ख्म से गिरता तो पलकों से मैं चुनता था नमक। अच्छा चलिए दोनों शेर एनालाइज कर लेते हैं। क्या बात, इसमें डिफिटेस कहाँ है? कि एक, इसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में क्योंकि ज़रा ये दुश्वार गुजार ज़बान है, कि मेरे पैरों में जो छाले पड़ गए थे मैं उनसे बहुत दुखी था, परेशान था कि क्या हो गया, और रास्ते में जो कांटे मैं देख रहा हूँ तो खुश हुआ है मेरा दिल कि ये छाले फूटेंगे। अब छाला सिंबल है जो इंटरनल सौरों का, छाला सिंबल है जो आप भुगत रहे हैं, आप ही भुगत रहे हैं, आपके अंदर है। ये कांटे ज़िंदगी के इम्तिहान, ज़िंदगी की मुश्किलों, ज़िंदगी की दुश्वारियों का सिंबल है। अब मैं इन पे चलूँगा तो जो मेरे अंदर का गम है वो बाहर आ जाएगा, देखा जाएगा। ये मतलब वो अपने छालों को बचा के नहीं रख रहा है, वो जो पैर में उसके आबले हैं वो उनमें रो नहीं रहा है, वो कह रहा मेरा दिल खुश हो रहा है कि सामने कांटे हैं, अब ये छाले फूटेंगे, ख़त्म होगा। और छाले फूटे बिना छाले जाते नहीं। तो ये एक पावरफुल आइडिया है। गालिब की लज्जत देखिए, हम बार बार ये जिक्र यहाँ जारी रहेगा कि गालिब के वो कौन से अशार हैं और गालिब का वो कौन सा फ़लसफ़ा है जो जिसकी वजह से गालिब गालिब हैं। लेकिन यहाँ जावेद साहब एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ज़रा सा माहौल बदलने के लिए आपकी इजाज़त के, आम तौर पे क्या हुआ है कि गालिब के ज़माने से अब तक जो गालिब ने कहा नहीं है वो भी गालिब के नाम मंसूब है, एट्रीब्यूट किया जाता है। और जो सोशल मीडिया पे आप में जो लोग एक्टिव हैं, सरगर्म हैं, वो उन्होंने कभी नोट किया होगा कि एक बड़ी तादाद में ऐसे शेर सर्कुलेट हो रहे हैं जिसका गालिब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उनमें एक हमारे बहुत मशहूर सियासतदान हैं, बड़े प्यारे अच्छे इंसान हैं और वज़ीर वगैरह भी रह चुके हैं साहब, उन्होंने एक ट्वीट लगाई और वो बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट थी। लेकिन ये कि वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको, मुझे याद तो नहीं है इसलिए कि गालिब का शेर होता तो याद होता है। जो चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं मैं ये आपको ज़रा सा दिखाना चाहता हूँ कि किस किस्म का जो मटेरियल है गालिब के नाम से वो चल रहा है। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हैं तो गुनाह कौन करेगा, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा, और रखना मेरे दुश्मन को भी महफूज वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। और आगे अंग्रेजी में लिखा है मिर्ज़ा गालिब्स 220th बर्थडे, सो मेनी ग्रेट लाइन्स।
ये एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, लेकिन ये उनकी ट्वीट था और उस पर जावेद साहब ने एक ट्वीट जारी की, आपको याद नहीं है? जावेद साहब की ट्वीट थी जिसपे कि बहुत सारे अखबार वालों ने मज़ामीन बना दिए। जावेद साहब ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है लेकिन ये गालिब की लाइनें नहीं हैं। इसी तरह से एक और शेर पार्लियामेंट में मतलब बहरहाल प्राइम मिनिस्टर डिबेट में चल रहा था मामला, और एक और टॉप जिसको कहते हैं साहब, लोगों ने एक शेर पढ़ा और वो आपने भी बहुत सुना होगा कि चेहरे पे धूल थी गालिब साफ करता रहा, कुछ आईना। आपको कुछ याद है? क्या है वो, क्या है? अरे भाई मुझे गलत शेर याद नहीं रहते। नहीं, चेहरे पे धूल थी गालिब अपना चेहरा साफ कर, नहीं आईने पे धूल थी गालिब अपना चेहरा साफ करता रहा, कुछ इस तरह का है। लेकिन बहरहाल ये पार्लियामेंट में बाकायदगी से हुआ और जावेद साहब की ट्वीट आई कि भाई खुदा के वास्ते ये भी गालिब नहीं है। ये गालिब की ज़िंदगी में भी हुआ है कि कुछ भी कहे, लोगों ने लिखा और कहे गालिब का शेर है, तो एक साहब गालिब के पास पहुँचे, ट्रू इंसिडेंट है, कि सर ये एक शेर सुना है हुजूर कि असद इस जफा पे भी तूने वफा की। मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। तो कह ले आप ही का है ना असद, चूँकि उनका तो एक तखल्लुस असद भी था, तो कह ले अगर ये मुझ असद का है तो लानत खुदा की, किसी और असद का है तो रहमत खुदा की। तो अब क्या होता है वो, मतलब दुनिया में एक बात बता दूं आपको कि नॉलेज की कोई लिमिट हो तो हो, इग्नोरेंस की कोई लिमिट नहीं है। मुझे ये, मैं आपको जोक नहीं सुना रहा हूँ, एक पार्टी में आज से कोई 15-20 साल पहले मुझसे एक लेडी ने पूछा था, जावेद साहब आपका दीवाने गालिब आ गया है? आपका दीवाना गालिब आ गया है? जी जी। तो ये सब होता है और ये मिसप्लेस हो जाते हैं शेर। ऐसा लगता है गालिब का कहेंगे तो ज़रा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बेचारे गालिब को इस मामले में बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं आजकल। और वैसे कि जो उसने कहा नहीं वो उसके नाम से, ये तो बड़ा कॉमन हो गया आजकल। ये गालिब ही का मामला नहीं है, ये तो हमारे साथ भी होता है, दूसरों के साथ भी होता है। उसने कहा ही नहीं, कह रहे तुमने कहा था। तो ये सब होता रहता है। तो हमने जहाँ एक बात का आगाज़ किया था कि गालिब इतने अजीम शायर क्यों हैं, वो कौन से शेड्स हैं जावेद साहब जो ज़ाती तौर पे आपको गालिब के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं? देखिए गालिब मतलब 250 साल पहले पैदा हुए थे, और उस ज़माने में भी जब उन्होंने बड़ी यंग एज में लिखना शुरू कर दिया था, 11 साल की उम्र से लिख रहे, तो उस ज़माने में भी गालिब की ज़बान बहुत मुश्किल मानी जाती थी। और गालिब क्या कह रहे हैं बहुत से लोग नहीं समझ पाते थे और नाराज़ होते थे, कहते क्या लिखते हैं भैया। मतलब उसे अल्टीमेटली गालिब को ये शेर लिखना पड़ा, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, घर नहीं है मेरे अशार में माने न सही ना सही। तो ये उनकी जो दुश्वार ज़बान थी और जो उनका कॉम्प्लिकेटेड लेयर थॉट होता था वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता था, तो उससे तब तकलीफ थी, तो अब तो होगी ही। अब तो ज़माना बदल गया, ज़बान भी बदल गई है कितनी। मगर उनके जो शेर हैं मुझे ट्रांसलेट करने पड़ेंगे सादा ज़बान में, जो मुझे लगता है कि देखिए कितना फॉरवर्ड लुकिंग शेर। रश्क है आसाइश अरबाब गफलत पर असद, रश्क है आसाइश अरबाब गफलत पर असद, इस्तिराब दिल नसीब खातिरे आगाह है। क्या बात है। जिसका मतलब जो है वो आज के लिए कि मैं एनवी करता हूँ, मैं ईर्ष्या करता हूँ उन लोगों से जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, कितने आराम से है वो, कितने ऐश से रह रहे हैं वो लोग। ये जो दिल की बेचैनी और बेताबी है, ये तो जिस इंसान को कुछ पता है उसकी किस्मत में लिखी हुई है। और आज भी आप देखिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, फ्रॉम यूएस टू इंडिया टू चाइना टू एवरीवेयर टू यूरोप टू स्वीडन। कुछ लोग हैं वो अपने आइवरी टावर में रहते हैं, वो खुश हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मज़े में है, हैप्पी कूल। मगर जिन्हें पता है कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, होता जा रहा है,
वो लोग जो है वो बेचैन है, बेताब है। तो ये बेताबी जो है वो समझदार की और जो अवेयर है, आगाह, खातिर आगाह, अवेयर टेम्परामेंट, उसकी किस्मत में लिखी हुई है बेचैनी दिल की। बाकी तो ऐश से आराम से खुश है बेचारे। ये अब देखिए, ये कोई पुराना ख्याल तो नहीं है, ये आज का है। और उसको आज के ही लिए शायरी कर रहा था। उसने शायरी अपने वक्त के लिए नहीं की है, उसकी शायरी बड़ी फ्यूचरिस्टिक थी। उसका एक और सुनाता हूँ, फिर उसे भी मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा सादा ज़बान में। हूँ गर्मीए निशाते तसव्वुर से नगमा संज, हूँ गर्मीए निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीबे गुलशने नाफरीदा हूँ। मैं अंदलीबे, कि मैं तो अब जो मैं गा रहा हूँ, ये मैं अपनी इमेजिनेशन से जो मुझे थ्रिल मिल रहा है उससे गा रहा हूँ मैं। जो मैं फैंटेसाइज कर रहा हूँ, जो इमेजिन कर रहा हूँ, मैं तो उस बाग का पंछी हूँ, उस बाग की कोयल हूँ, अगर हिंदी में कहें हम, कि जो अभी बना ही नहीं है। मैं उस बाग का पंछी हूँ जो बनेगा कभी। अब आप ये रीच देखिए आदमी, तो ये आज क्या कह रहा है। ये वो वक्त था कि जब अंग्रेज़ धीरे धीरे फैल रहे थे और मुगलिया सल्तनत टूट चुकी थी, बहादुर शाह जफर ख़त्म हो चुके थे। एक लोगों में क्या होता है कि जब आप तबाही की तरफ जाते तो आप में रिवाइवलिज्म भी आता है कि नहीं साहब, जो हमारा पहले था वो कितना अच्छा था, वो कैसे ख़त्म हो सकता है, ब्ला। उसका शेर सुनिए, ये फॉरवर्ड लुकिंग आदमी। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। वाह। कि ये जो ईमान, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि जो ट्रेडिशनल है, जो आज तक की फेथ और जीने का तरीका था, वो मुझे रोक रहा है। और जो इन लोगों की नज़र में कुफ्र है, जो गलत है, जो नया है, जो डिफरेंट है, वो मुझे खींच रहा है। काबा इज़ द सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, वो मेरे पीछे है। कलीसा इज़ द मॉडर्निज्म, कलीसा का वैसे मतलब चर्च है, लेकिन उस वक्त वो सिंबल, जब वो अंग्रेज़ी नॉलेज आ रही थी, यूरोपियन नॉलेज आ रही थी, तो वो सिंबल था नई नॉलेज का। वो मुझे बुला रहा है। तो ही हैज़ ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। और उसकी शायरी में जगह जगह पे आपको दिखाई देता है कि ये आदमी आने वाले ज़मानों को देख रहा है। दैट मेक्स हिम सो ग्रेट। लेकिन आने वाले ज़मानों को देखने का मतलब ये नहीं है कि वो एक आम इंसान के दुख को नहीं समझ रहा, उसकी तन्हाई को, उसकी महरूमी, वो भी मौजूद है। तो ये जो इतना ऑल एनकम्पैसिंग पोइट्री है, दैट हैज़ मतलब पीपल, मैं तो इतना काबिल आदमी नहीं हूँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन पीपल हु आर रियली जायंट्स ऑफ लिटरेचर and who are authority on literatures of different languages, they really believe कि 19th century में दुनिया का सबसे बड़ा पोएट गालिब था। दुनिया का सबसे बड़ा शायर। मैं ये नहीं कह रहा था कि उनसे पहले बड़े पोएट नहीं पैदा, बड़े पोएट पैदा हुए, लेकिन 19th सेंचुरी में जो पोएट्स थे, चाहे हिंदुस्तान में हो, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, दूसरे मुल्कों में हो, गालिब से बड़ा शायर नहीं था। एक गालिब की जो एक हिम्मत है और जो करेज है, एक तरफ कसीदा ख़्वानी करते हैं जिसके लिए वो बहुत मशहूर हैं, अच्छे लोगों की तारीफ़ करते हैं, शहंशाहों की तारीफ़ करते हैं, और दूसरी तरफ उनमें जो बला का एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एलिमेंट है, वो इर्रेवरेंट भी हैं, वो खुदा को चैलेंज करते हैं, वो काबे का जिक्र भी करते हैं। वो जो एलिमेंट है जावेद साहब, ये क्या है कि आप देखिए, समझिए, हम भी तो वही करते हैं यार, हम क्या इतराज़ करें। फिल्म के गाने भी लिखते हैं और पोइट्री भी लिखते हैं। तो अब उस ज़माने में फिल्में तो होती नहीं, होना गालिब टॉप के सॉन्ग राइटर होते। पर आप तो गालिब की रिवायत को फॉलो कर रहे हैं ना। अब वो तो ये उनकी कमर्शियल जो कसीदा है, वो उनकी कमर्शियल राइटिंग थी। अरे भाई, शायर जो है कोई दीमक तो है नहीं कि जिस पेपर पे उसने लिखा उसी को खा जाएगा और ज़िंदा रहेगा। तो उसको रोटी भी चाहिए, उसे छत भी चाहिए, उसे ज़िंदगी की कुछ कंफर्ट भी चाहिए, और आप उसे शायरी के बदले नहीं देते हैं। मतलब शर्म की बात तो दूसरों के लिए है कि उसे शायरी से क्यों नहीं इतना मिला कि उसे कसीदा लिखना पड़ा। तो गालिब के जो इर्रेवरेंस वाले अशार हैं, वो कुछ दो चार यहाँ पे ज़रा। अरे भाई, वो तो मतलब
एक जन्नत है, ये तो कुछ लोगों के ईमान का हिस्सा है, उनकी मुक़द्दस किताब में बड़ी डिटेल में जन्नत का जिक्र है। ये आज से 200 साल पहले लिखता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो डिनाई कर रहा है उसे। ये जिक्र किया था आपने, और अभी जो जिक्र हो रहा था ना, वो जो काबे वाला शेर था, उसमें गालिब का ही शेर है कि गो माँ नहीं पे माँ के निकाले हुए तो हैं, काबे से उन बुतों को भी निस्बत है दूर की। जी जी, तो इस पे अच्छा शेर है, क्या बोलिए आप नहीं, मैं एक कह रहा था, और जो कुछ अशार हैं उसी हवाले से, जैसे नक्श फरियादी है, उसका जिक्र बार बार होता है। मैं चाहता हूँ इस ऑडियंस को, कई लोग जानना चाहते हैं कि शेर जो है, चाहे वो गालिब का हो या मीर का हो, उसके पीछे एक रेफरेंस होती है, और आप खुद इस बात पे कई बार बात करते हैं। तो रेफरेंस के साथ गालिब का मशहूर शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागजी है पैरान हर पे करे तस्वीर का। अब ये शेर आदमी ऐसे कैसे समझेगा? अगर वो हर लफ्ज़ के माने भी मालूम हो तो भी नहीं समझ पाएगा कि ये जो इमेज है ये किसके लिखने की शौक़ी को, उसकी शरारत की शिकायत कर रहा है। इसलिए कि जितनी तस्वीरें हैं इनका लिबास तो कागज़ का है, कागजी है पैरान। अब ये समझ में नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब हम ये एक ट्रेडिशन जानते हो जो पुराने ज़माने में थी कि फरियादी जब दरबार में फरियाद करने जाता था बादशाह के, तो कागज़ का कपड़ा पहन के जाता था, तो उसे पहचान लेते थे कि फरियाद करने आया। जाहिर है कि कागज़ के ऊपर जो भी तस्वीर बनेगी उसका लिबास तो कागज़ में ही है। तो ये जो तस्वीरें बनी हैं ये किसकी शिकायत कर रही हैं? दूसरी तरफ किसकी शौक़ी तहरीर, इज़ देयर एनी सुप्रीम पावर जो इन तस्वीरों को बना रही है? तो ये नक्श तो उसकी शिकायत कर रहा है, तो इसीलिए तस्वीरें कागज़ के कपड़े पहने हुए हैं। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जब तक अब ये ट्रेडिशन थी पहले, ये सब मालूम होना चाहिए ना। जैसे तो न था कुछ तो खुदा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट शेर है। देखिए, बहुत बरस पहले मनी कौल एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे, और उस ज़माने में हम भी बहुत मुफलिसी के आलम में थे, और वो भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे। बॉम्बे में प्रोहिबिशन थी और हम लोग उस ज़माने में शराब पीते थे। उन्होंने शराब इसलिए बंद कर दी कि उनका इंतकाल हो गया। मैंने जीते जी बंद कर दी। मुझे आज 31 साल हो गए मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। चलो आज शाम को सेलिब्रेट करेंगे। तो उनसे मेरी एक वो दारू का अड्डा था, वो मिलती थी देसी शराब, तो वहाँ हम लोग पी रहे थे, बहस हो गई। बरसों बाद मुझे समझ में आया कि वो सही कह रहा था, और अगर वो जिंदा होता तो मैं जाके उससे माफ़ी मांगता। उन्होंने कहा कि गालिब बहुत पॉसिबल हो नहीं, इंडिया से बाहर गालिब नहीं हो सकता था, कोई और शायर हो जाता, गालिब नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई वो एक जीनियस था, वो कहीं भी पैदा होता तो अच्छी शायरी करता। लेकिन बरसों के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गलत कह रहा था। गालिब की शायरी हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं हो सकती थी। आप देखिए, जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें गॉड, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर टू डेफिनेट आइडेंटिटीज। वो क्रिएटर है, वो आपको जज कर रहा है, वो आपको वर्डिक्ट देगा। जो अद्वित्व का कॉन्सेप्ट है ये आया है वेदों से, जिसमें क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है, एक ही है। जहाँ से अहम ब्रह्मा आया, जहाँ से सूफीज़्म में बाद में गया अनल हक। तो ये जो सब कुछ वही है, ये कॉन्सेप्ट सेमेटिक रिलीजन्स का नहीं है, ये है अद्वैत का। अब क्या कहता है गालिब? न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको, यानी मेरी बर्बादी तो डुबोया मुझको इसमें हो गई, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, कि अगर मैं नहीं होता तो मैं तो गॉड होता। ये मेरे होने में गड़बड़ हो गई। अब आप दूसरा शेर सुनिए। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या।
अब ये मुझे बताओ कि ये जिस्म कहाँ ईरान में जलता है, उज़्बेकिस्तान में जलता है, कज़ाकिस्तान में जलता है, सऊदी अरब में जलता है, कहाँ जलता है? हिंदुस्तान में जलता है। कुरेदते हो जो अब राख, जो एशेस कुरेदी जाती हैं फूल के लिए, वो कहाँ होता है? हिंदुस्तान में होता है। ये शेर हिंदुस्तान में ही लिखा जा सकता था, ये कोई ईरान में नहीं लिख सकता था, अफगानिस्तान में नहीं लिख सकता था। ये यहीं का शेर है, यहाँ की ज़मीन का शेर है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। देखिए पाते हैं उशाक, उशाक इज द प्लूरल ऑफ आशिक। देखिए पाते हैं उशाक, बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो आपको मिलते ही चले जाएंगे ऐसे शेर जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये शेर तो हिंदुस्तान में लिखा जा सकता। तो गालिब was a perfect synthesis of whatever good he could bring from the Central Asia, or he could inherit from Central Asia, and whatever beautiful our own land could offer him. ये दोनों मिक्स होके एक नई तहजीब, एक नई ज़बान, एक नई सोच बनी, उसका नाम गालिब है। क्या बात है, वाह। जावेद साहब, गालिब का जो कलाम है और जो दीवान है और इंतखाब है उनके कलाम का, वो समझा जाता है कि तकरीबन वो 18-19 साल के हैं और तभी से किसी न किसी शक्ल में आने लगा। एक जावेद साहब के ख़ानदान से भी एक सिलसिला है, इसलिए उसको भी जहन में रखिएगा आप इस बात को, कि एक मौलवी या मौलाना फजल हक, मौलाना फजल अल्लामा फजल हक साहब जी, तो वो आपके जो दादा हैं उनके दादा, और वो समझा जाता है कि गालिब का जो दीवान है, जो ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना, जो गालिब के ज़माने में जिसको तरतीब दे दिया गया था, जिसमें गालिब की सिफारिशात और गालिब के मशवरे, ये भी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजल हक का भी अपना एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। आप उस के हवाले से कुछ इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं कि गालिब का जो मुस्तनद दीवान है हमारे सामने, वो कौन सा है? और ये मौलाना फजल हक साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, भूल जाएं कि वो आपके दादा के दादा होते थे, लेकिन ये कि वो काम जो हमारे सामने आया है वो मैं तो भूल ही गया था, अभी आपने याद दिलाया है। फरमाइए। तो वो दीवान के हवाले से जी देखिए, अब ये बात कुछ पितरम सुल्तान बूथ, यानी मेरे बाप बादशाह थे। अरे भी होंगे, तुम कौन हो बताओ? तो वही यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है आपके शहर में। तुम्हें मालूम है मेरे फादर कौन है? मेरा कभी जी चाहता है कि इसका जवाब कोई ये दे कि जब आपको खुद ही नहीं मालूम तो मुझे कहाँ से मालूम हुआ। तो ये मेरे ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी, वो द वेरी इंटरेस्टिंग मैन। उनकी कब्र काला पानी में अभी भी है। वो 1857 में फिर वो फ्रीडम मूवमेंट में चले गए थे, एंड ही टुक एन एक्टिव पार्ट, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, फिर उन पे केस चला, फिर उन्हें काला पानी 1859 में काला पानी भेज दिया गया, और माफ़ी मांगने से इनकार भी कर दिया था। आगे जी क्या? मैंने कहा माफ़ी मांगने से इनकार भी कर दिया था। खैर आगे। अच्छा, तो अभी मांग लेते तो वापस आ जाते, कुछ अंग्रेज़ों की खिदमत कर लेते, मगर नहीं किया। तो वो गालिब के बड़े करीबी दोस्त थे, और गालिब के जो लेटर छपे हैं उसमें कई लेटर्स में उनका बड़ा जिक्र है। इवन जब उन्हें काला पानी की सज़ा हुई तब भी गालिब ने एक ख़त अपने दोस्त को उस बारे में लिखा। अल्लामा फजल हक खैराबादी बड़े काबिल आदमी थे, और उनके बारे में एक और बात बताऊं कि 1857 में एक बहुत बड़ी काउंसिल बनी थी, कोई 21 आदमी 22 आदमी थे, जो प्लान कर रही थी ये रिवोल्ट। वो हुआ ये कि इतने लोग जज्बात से भरे हुए थे कि वो मेरठ में एक चिंगारी ने भड़का दिया उसे, और वो बहुत पहले शुरू हो गया, जो कई महीने बाद होना था ऑर्गेनाइज तरीके से, और शायद उसी वजह से आगे गड़बड़े भी हुए। तो ये उस कमेटी में थे और इसी वजह से वो जेल गए। गालिब
से इनकी गहरी दोस्ती थी। गालिब को मालूम था नहायत काबिल आदमी है। दिल्ली में ये अवध में ये सदरुल सदूर यानी चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। तो जो इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा उसका, वो इन्होंने ड्राफ्ट किया था, जिसका जिक्र हमारे दोस्त हैं बलबीर पुंज जो कि बीजेपी के एमपी भी थे एक ज़माने में, अब नहीं हैं। उन्होंने अपने एक मजमून में बड़ी डिटेल में सब कुछ लिखा है। तो गालिब ने अपना दीवान इन्हें दिया कि भाई ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें से तुम जो काटना चाहो, तुम्हें लगे ये कमज़ोर है वो काट दो। अब आप देखिए उस ज़माने में इस तरह की एडिटिंग नहीं होती थी। फॉरवर्ड लुकिंग आदमी, उस ज़माने के जो दूसरे शायर उनकी जिल्दों पे जिल्दें हैं, जो लिखा छप गया, जो लिखा छप गया। गालिब ने ऐसा नहीं किया। ये देखिए कितना, ना सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उसने जो अपनी अर्ली गज़लें थीं उनको रिवाइव किया और कई मिसरे और शेर तब्दील किए कि अब ये छपने वाला है, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। तो उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि एक छठा हिस्सा उस दीवान का काट दिया। अब उसमें कई शेर ऐसे भी कट गए जो फिर दूसरे मजमुओं में मिल जाते हैं, लेकिन जो इनका अपना था उसमें नहीं था, जो दिल्ली से छपा था। अब वो एक नुस्खा है भोपाल में, एक नुस्खा है रामपुर में, अभी भी वो रखे हुए हैं उनके लाइब्रेरीज में, कुतुब खानों में। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा। ये जो एम्बिशन, ह्यूमन एम्बिशन है, इसका अगला स्टेप कहाँ है? हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। बिकॉज द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी इज बट इक्वल टू वन ह्यूमन फुटप्रिंट। तो एक फुटप्रिंट के बराबर है पॉसिबिलिटी। तो दूसरा पैर कहाँ रखा है ह्यूमन इमोशन में? आप, ऐसा लगता है ये शेर के स्पुतनिक और स्पेस में जाने के बाद लिखा गया है शेर। इसकी देखिए इसकी ग्रोथ क्या है। ये शेर काट दिया दादा के दादा ने हमारे, बड़ी गलती की। अरे भाई उन्होंने क्यों काटा? हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पाप पाया, कान को अच्छा नहीं लगता है। साउंड फोनेटिक, पाप पाया, फोनेटिक। उर्दू में फोनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और वो ज़बान जो है ऐसी होनी चाहिए कान को ख़राब ना लगे। बहुत ज़्यादा इस मामले में उर्दू शायरी सेंसिटिव रही है, तो इसलिए वो शेर, इतना बड़े माने का शेर उसमें से निकाल दिया गया। खैर शुक्र है कहीं बच गया और हम तक आ गया। तो ये उन्होंने किया था। आप जो अल्लामा फजल हक के हवाले से उनकी कुछ आपके पास कोई चीज़ें हैं ऐसी? मेरे पास तो उनकी कब्र है, अभी भी वहाँ जाएंगे, अंडमान में मिल जाएगी। आप व्हेन यू गो, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल, आप उतरेंगे किसी भी अंडमान के आदमी से पूछें, वो खैराबादी साहब की कब्र कहाँ वो बता देगा। लेकिन मेरे पास एक बहुत रेयर चीज़ है। उस ज़माने में एक उसूल था कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अगर उन्हें फांसी की सज़ा होती थी या उम्र कैद काला पानी में, तो उनका घर डिमोलिश कर दिया जाता था। तो उनका घर, जो कलेक्टर था लखनऊ का, उसका ऑर्डर था कि ये इनका घर डिमोलिश कर दिया जाए। वो जो ऑर्डर है उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। वाह, क्या बात है। और कल एक किताब रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है जादू नामा। जादू मेरा घर का पटने में, मेरे पुराने दोस्त, मेरे घर के लोग आज भी मुझे जादू ही कहते हैं। तो वो किताब छप रही है, उसमें बहुत तफसीलें हैं मेरे दोस्तों के बारे में, रिश्तेदार, फैमिली, फिल्म कलीग्स, एक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सब की बातें हैं उसमें। उन लोग के इंटरव्यूज़ भी हैं उसमें। इसकी भी तस्वीर है। जो ये ऑर्डर था उसका उन्होंने फ़ोटो इमेज छापी है उस किताब में। मैं यहाँ से आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा था कि उनके हैंड राइटिंग में कुछ चीज़ें हैं, जैसे गालिब का जो दीवान है नहीं, उनकी हैंड राइटिंग में तो नहीं है, लेकिन मुस्तर की हैंड राइटिंग में है मेरे पास। मुस्तर खैराबादी जो लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे मेरा फैमिली ड्रामा इसमें शामिल हो रहा है। आइए वापस चलें गालिब की तरफ। गालिब ने जब कलकत्ते के लिए रवाना हुए तो रास्ते में बहुत मकामात आए, कहीं बीमार हुए और वो उनको जाना था कब, और पहुँचे खासी देर से, बनारस में रुके। और बनारस में साहब उन्होंने एक गज़ब का काम किया जिसको स्कॉलर लोग और नाक़दीन और जो क्रिटिक्स हैं
वो एक बड़ा आला दर्जे पे रखते हैं। उस काम का जिक्र करेंगे इसलिए कि गालिब का तो बहुत मशहूर शेर है कलकत्ते का, और ये बनारस का इसमें रास्ते में क्योंकि पड़ता है, वो बनारस में उनका काम है, कलकत्ते जा रहे थे, कलकत्ते में नाराज़ हुए थे, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय, ये शेर कलकत्ते के हवाले से था। लेकिन मैं आपसे ये दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा था, उनका कलकत्ते का दौरा और ये बनारस में जो वो मसनवी है। देखिए, असल में आमतौर से उर्दू शायरी बहुत सारे जो नॉन उर्दू स्पीकिंग या रीडिंग राइटिंग पीपल हैं, जिनकी मदर टंग या फर्स्ट टंग उर्दू नहीं है, बहुत लोगों तक, सबके नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास उर्दू जो गज़ल सिंगर हैं उनसे पहुंची है। तो उनको कुछ इम्प्रेशन ऐसा है कि उर्दू शायरी का मतलब आशिकी वाशिकी और कुछ परवाना शम्मा और मैखाना शराब ये है और क्या है। तो और ये आमतौर से जो इन गज़ल सिंगर हैं उन्होंने जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर गाया है उसको शायरी कहना जो है बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल जो संजीदा शायरी है और जो उस्तादों की लिखी हुई है 300-400 साल की, वो शायरी के बारे में बहुत कम लोग जानते। गालिब ने एक बहुत मसनवी, एक लॉन्ग, अभी डिटेल में उसकी टेक्नोलॉजी में चिरागे दैर, एक लंबी पोएम लिखी है, मैं उसे मसनवी को पोएम ही कहूँगा, चिरागे दैर। उन्होंने जो बनारस का, उसके घाट, उसके मंदिरों, उसकी रस्में, उसके तौर तरीके, उसका जो बयान किया है उसमें, वो आपको लगता है कि ये शख्स ये कितनी मोहब्बत से और कितने इश्क से लिख रहा है सब कुछ। ये जो पहलू है उर्दू का, ये कम लोगों को मालूम है। मैं इसके अलावा भी और भी शायर हुए हैं जिन्होंने बनारस के घाट पे, तुलसी घाट पे, मंदिरों पे जो पोइट्री की उर्दू में आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले, उसका किसी को पता नहीं है क्या क्या शायरी हुई है। तो मुझे याद है एक गंगा के 3 रूप एक नज़्म है उर्दू में कि जिसमें ये घाट तुलसी के नाम का है, यहीं वो करते थे जाप देखो, जहाँ पे गंगा वहीं पे तुलसी, पवित्रता का मिलाप देखो। तो ये शायरी जो है ये कोई नई बात नहीं है उर्दू में। और गालिब जैसा सेकुलर और फॉरवर्ड लुकिंग और डायनेमिक आदमी, जाहिर है कि जब दुनिया के चंद पुराने शहरों में से एक है बनारस, और उसकी जो ट्रेडिशन रही हैं और आज भी हैं, वो उसे कितनी फैसिनेट की होंगी। उसने दिल्ली आगरा में देखा होगा, मैं इस पैमाने पे नहीं देखा होगा जो बनारस में होता है। तो उसने उसको रुक गया, वो कहा मेरे ख्याल से 1-2 महीने मारा जी, और जा रहा था कलकत्ता, रास्ते में सफ़र ही रोक दिया उसने। और बनारस से जो उसने अपना इश्क और अपना जो एडमिरेशन और अपनी श्रद्धा दिखाई है वो पढ़ने, वो संस्कृत में भी ट्रांसलेट हुई, वो पूरी पोएम संस्कृत में ट्रांसलेट हुई है और पोइट्री में ट्रांसलेट हुई है। ये उर्दू अकादमी जो है, हिंदुस्तानी अकादमी, उसने उसे ट्रांसलेट करवाया संस्कृत में। ये जी और तो उसमें क्या है बड़ी दिलचस्प बात, इसलिए जैसे जावेद साहब ने खुद इशारा किया कि जो बनारस के तई जो उनकी अकीदत है, मोहब्बत है, गालिब ने जिसको जाहिर किया है, वो समझ आता है कि वो अपने आप में शायरी का एक ज़बरदस्त नमूना है जो शायद हिंदुस्तान की सारी ज़बानों को भी सामने रखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कोई हल्का काम होगा, लेकिन गालिब का काम उसमें एक बहुत वज़नदार हैसियत रखता है। और एक बात आपने कल अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी दिलचस्प बात कही थी जब यहाँ इफ्तिताह करते हुए, कि जैसे होली पे, ये गालिब से थोड़ा सा भटक रहे हैं हम, कि जो नज़्म उर्दू में है शायद ही किसी और ज़बान में हो, ऐसा ही जैसे गालिब की ये जो मसनवी है बनारस शायद ही किसी और नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने शायद नहीं इस्तेमाल किया था, शायद नहीं किया था मैंने ये कहा था कि उर्दू में होली पे जो नज़में हैं नज़ीर की, ऐसी नज़्म हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं मिलेगी। मैं तो बहुत सारे त्यौहार जिनके बारे में मैं जानता नहीं था वो मैंने उर्दू पोइट्री से सीखे हैं। मतलब एक त्यौहार है जिसमें जैनी त्यौहार बड़ा खूबसूरत, कि उस दिन क्षमावनी, जिसमें आप किसी से भी आपको लगे कि मैंने गलत बात की तो जाके क्षमा मांग लीजिए, वो आपका मांगना कर्तव्य है और उसका माफ़ करना कर्तव्य है। कितनी खूबसूरत त्यौहार। इस त्यौहार पे एक पोएम है उर्दू में, उस पोएम के ज़रिए मुझे इस त्यौहार का पता चला। जन्माष्टमी, होली, दिवाली तो खैर हम सब जानते ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे क्षमावनी के बारे में नहीं पता था। तो ये आप एक काम करिए,
मैं ज़रा आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर राजकमल जो पब्लिकेशन है बराबर में उसने यहाँ शायद आपको मिल भी जाए हिंदुस्तान हमारा, 2 वॉल्यूम है जिसमें उर्दू पोइट्री है, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के जो डेटीज़ हैं, हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन आया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, हर पीरियड में हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हीरोज़ पैदा हुए हैं इस देश में, उनके बारे में सारी त्यौहार, मौसम, शहर, सब पे आपको जानिसार अख्तर साहब ने जी वो मेरे फादर ने एडिट की थी। तो वो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री है उर्दू में इन टॉपिक्स पे। आप जाके सिर्फ उसका जब वो देखेंगे इंडेक्स तो ही आप हैरान हो जाएंगे। झांसी की रानी पे एक पोएम है उर्दू में, मैं आज तक ये उम्र हो गई मेरी, वो नज़्म में बिना रोए पढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसा काम है मगर वो लोगों तक नहीं पहुँचा हुआ है, इसीलिए उनका कुछ इमेज जो है उर्दू का कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी शायराना ज़बान है और उसमें बड़ी मोहब्बत की बातें, सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं होती, उसमें हर बात होती है। जावेद साहब, मैं ख़ास तौर पे ऑडियंस के लिए यहाँ थोड़ा सा एक जिक्र कर दूँ कि अभी हाल ही में दायर गैर फ़ारसी में उसका तर्जुमा हुआ है, अंग्रेज़ी में बहुत नौजवान साथी हैं, पढ़ाते हैं, माज बिन बिलाल, इत्तेफाक से इस वक्त यहाँ नहीं है, और उन्होंने टेम्पल लैम्प नाम से उसका तर्जुमा किया है, अंग्रेज़ी में किताब मौजूद है। इसी तरह से गालिब के अशार का, गालिब की बहुत सारी चीज़ों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। जनाब संजीव सर्राफ साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी किताब हमने पिछला जो रेख्ता का एडिशन हुआ था, गालिब सरीर खामा नवाए हैं, वो वाला पूरा आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, वो पूरा एक अच्छी सेहतमंद किस्म की किताब है जिसमें गालिब के बहुत सारे अशार हैं। और आज एक किताब का इफ्तिताह होने वाला है 3:30 बजे। डॉक्टर नजीब जंग साहब ने गालिब का जो पूरा दीवान है उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है, तो उस पर आज यही रेख्ता में एक सेशन है, उसमें तशरीफ़ लाइएगा। मैं एक बात आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था कि 1969 में गालिब की बरसी हुई और गांधी जी की जयंती भी हुई। एक अंसार हरवानी साहब आपके मामू? जी हाँ, आपके मामू हों, और वो बैठे हैं कोने में जो आखिरी और कुछ शूट वूट कर रहे हैं, उनके वालिद नासिर हरवानी वहाँ बैठे हुए हैं, अंसार हरवानी साहब के बेटे, वो चेयरमैन थे सेंटेनरी सेलिब्रेशन। उसके हवाले से एक दो कुछ किस्से हैं, आपको याद हैं? नहीं, मुझे उसमें किस्से क्या है, उसमें भाई वो तो बड़े कमिटेड फ्रीडम फाइटर थे। एक 14 बरस की उम्र में गांधी जी के पास चले गए थे, माइक सारी ज़िंदगी उसमें रहे, फ्रीडम मूवमेंट में बरसों जेल काटे अलग अलग, और 14 अगस्त को वहाँ से छूटे थे कलकत्ता जेल से। तो वो कांग्रेस के एमपी भी रहे काफ़ी दिनों तक। मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता उठ के सामने से लोग जा रहे हैं, तो नहीं कोई बात नहीं, तो अब जल्दी से ऐसे खत्म कर दीजिए आप। गालिब, हाँ, गालिब तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात शायर ने लिखी है कि गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। तो है क्या कि हम गांधी की तो बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन गांधी की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम भूल जाते हैं। हम गालिब की बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन गालिब की जो ज़बान थी उसे भूल जाते हैं। तो हमें गांधी की वैल्यूज़ और गालिब की ज़बान दोनों को याद रखना चाहिए। उसमें आपके छोटे भाई हैं, मैं उनसे बात कर रहा था फ़ोन पे, ऐसी बात उन्होंने एक किस्सा याद दिलाया अंसार हरवानी साहब का कि उस ज़माने में मशहूर था कि दिन में अंसार हरवानी गांधी जयंती करते हैं और रात में गालिब की बरसी और उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें उस वक्त तरतीब दी गई थी। हालांकि लोगों ने मजाक उड़ाया, साहिर ने की नज़्म की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ऐवान गालिब वगैरह, मेरे ख्याल से इन सब की शुरुआत कुछ 1969 में हो गई थी, इसलिए मैं याद दिलाना चाह रहा था गालिब की बरसी के हवाले से। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सही बात है कि वो दोनों, एक की बरसी एक की जयंती थी, लेकिन हमें दोनों को याद रखना है, दोनों को इज्जत देनी है। और दोनों ने जो हमें बताया, एक ने हमें एक ज़बान दी, एक ने हमें एक संस्कार दिया, उन्हें भी तो याद रखना ज़रूरी है ना। अच्छा, ऐसा है सबके आपके जो कुछ पसंदीदा कुछ अशार जो रह गए हों और उनका जिक्र ज़रूर करना चाहें गालिब के, थोड़ा सा, इसलिए कि जब आप अशार
के बारे में बात करते हैं और समझाते हैं। एक ज़माने में आप चैनल भी कुछ ऐसी चलती थी आपकी जिसमें आप एक अब आपने देखना छोड़ दिया, वो अब भी चल रही है। अच्छा तो वो जी गालिब के कुछ अशार एक तशरीह लोग फरमाइश कर रहे हैं पीछे से। अब यूँ तो गालिब के अशार रेफरेंस से याद आते हैं, लेकिन मैंने कुछ शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो मैंने लिख लिए थे, मैं देखता हूँ। जी 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 जी, ये तो बहुत अच्छा है अगर आपका इंतखाब है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रंज से खुगर हुआ, खुगर यानी आदत पड़ गई, रंज से दुख से अगर की आदत ही पड़ गई, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, कि अल्टीमेटली जो प्लेजर है एक ड्रॉप का वो ये है कि वो दरिया में जाके खो जाए। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाए। अब पसंदीदा शेर आपको क्या क्या सुनाऊं, है ही लंबी फेहरिस्त है। सुना दे। हाँ, इस तरह का शेर है। जी जी जी। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, कि असल जो ईमान है, जो फेथ है, कि वो वफादारी है तो उसे कांस्टेंट रखो, उसे चेंज मत करो। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण जो मंदिर में मरता है वो इतना रिस्पेक्टेबल है कि यू कैन बेरी हिम इन द काबा, कि उसे अपनी जो बिलीफ है उससे वो फेथफुल है, उससे वो पूरी तरह से कमिटेड है। क्या है, हा न कुछ सुबह ओ जुन्नार के फंदे में गिराई, न कुछ सुबह जुन्नार के फंदे में गिराई, वफादारी में शेख ब्राह्मण की आजमाइश है। ये तो समझाना ना तस्बीह में और ना जनेऊ के घेरे में कोई बात है। ब्राह्मण और शेख की आजमाइश तो वफादारी में है, कि वफादार कितने हो, ये सब से नहीं चलेगा। क्या अब शेर ही शेर हैं, कहाँ तक सुनाएं आपको। आप वो किताब ले लीजिए, अभी तो हिंदी में भी मिलती है, ऐसा नहीं है। देवनागरी आप कोई किताब सजेस्ट करेंगे ऑडियंस के लिए? गालिब से ये अभी हिंदी में भी अवेलेबल है ना, ले लीजिए, उसमें क्या है। और आपको ऐसी भी किताबें मिलेंगी जिनमें जो शेर है, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा था वो टूटी फूटी, कि उसके माने मैं क्लियर कर दूं, इसलिए कि लैंग्वेज इज अनफेमिलियर, तो उसमें आपको ऐसी भी किताबें मिलेंगी जिसमें उसके माने भी ठीक से बताए गए। अजीब अजीब शेर हैं। अब देखिए, आप उनका एक शेर है कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, कि जब सूरज की किरण पड़ती है ओस की बूंद पे तो वो उड़ जाती है, वो प्रोग्राम्ड है टू एवोपरेट जैसे ही सूरज की किरण उस पर पड़े। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, कि जैसे ही मुझे अप्रिसिएशन मिला मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, जैसे कि सूरज की बूंद सूरज की किरण पड़ते ही ख़त्म हो जाती। वाह, क्या बात है। क्या 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 अजीब अजीब शेर हैं उसके। हाँ वो नहीं वफा परस्त जाइए बेवफा सही, हाँ वो नहीं वफा परस्त जाइए बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज, कि अगर आपको बहुत प्यार है अपने जानो दिल से, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इसको लोग दीनो दिल अजीज भी कहते हैं बहुत बार। नहीं, मैं दीनो दिल ही पढ़ूंगा। जितने लोग भी दीनो दिल छोड़ के उस गली में जाएं मैं खुश हूँ। अच्छा, हम जी आखिरी ये कुछ लम्हे हैं, तो गालिब को आने वाले दिनों में हम कैसे याद कर सकते हैं, इसलिए कि नौजवान नस्ल के लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया है, ज़माना बदल रहा है, अब वो किताबें वगैरह तो पढ़ते हैं लोग, लेकिन फिर भाई देखिए क्या है,
आर्ट जो है, लिटरेचर जो है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे पोइट्री हो या फिक्शन हो, ये एनेसिन की गोलियां नहीं हैं, एस्प्रिन की गोलियां नहीं कि आपने गोली खाई सर दर्द दूर हो गया। आर्ट जो है विटामिन की गोली है। आप जब कॉन्स्टेंटली आर्ट को कंज्यूम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका एस्थेटिक सेंस जो है, सेंस ऑफ ब्यूटी, वो आप में डेवलप होता है। आपको समझ में आता है क्या खूबसूरत है और क्या खूबसूरत नहीं है। धीरे धीरे जो बुरा है वो खूबसूरत नहीं है, जो अच्छा है वो खूबसूरत होता है। तो आपको एस्थेटिकली अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगती है। कोई आदमी जो डीप इनटू पोइट्री हो और पोइट्री को अप्रिशिएट करता हो, वो बहुत नफरत अपने दिल में नहीं रख पाएगा। शायरी नफरत करने नहीं देगी आपको। क्या बात, बहुत अच्छी बात की। तो अभी हम लोग थोड़ा क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोग्रेस है एज इंडिविजुअल वो लॉपसाइडेड हो रही है। हमारे हाथ तो आसमान को छू रहे हैं मगर पैर ज़मीन से अलग हो गए थोड़े से। ये जो हमारी सदियों की तहजीब है, ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो हमारा फोक आर्ट हो, चाहे हमारी पोइट्री हो, चाहे हमारे डांसेस हों, चाहे हमारी क्लासिकल म्यूज़िक हो। दुनिया में एक मुल्क है हिंदुस्तान जिसमें 2 क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं है। जो वेरिएशन आपका म्यूज़िक का महाराष्ट्र से जाके मणिपुर तक मिलेगा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी मिलेगी, ये वेरिएशन किसी एक मुल्क में नहीं। आर्ट देखिए, लिटरेचर देखिए, फोक सॉन्ग देखिए। आजकल शादियों में फिल्मी गाने गाए जाते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। हाँ, ये हमारे लिए अच्छा, हमारी रोज़ी रोटी चलेगी, लेकिन अरे जिस मुल्क में इतने फोक सॉन्गों में तुम फिल्मी गाने गा रहे हो यार, शादी में क्या है? तो हम लोग इन चीज़ों से कट गए। हमारी भरपूर शख्सियत होने के लिए, होलसम इंसान होने के लिए, जहाँ टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जहाँ क्राफ्ट ज़रूरी है, जहाँ ट्रेड ज़रूरी है, जहाँ कॉरपोरेट वर्ल्ड ज़रूरी है, वहीं ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं। उन्हें मिल के हम एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनेंगे। हो ये रहा है कि हम इसको थोड़ा इग्नोर कर गए। मुझे खुशी है कि ये गलती मेरी जनरेशन से हुई थी, लेकिन जो आपकी जनरेशन है, आज के जो यंगस्टर हैं, उनमें तलाश है कि कुछ सामान कहीं खो गया है, वो कहाँ है, आप उसे ढूंढ रहे हैं। तो अब हम आप ही के भरोसे हैं। और गालिब क्या कर सकते हैं इसमें? गालिब तो एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके हेरिटेज का, उसमें कोई शक ही नहीं है। और बहुत से लोग हैं, उनमें से गालिब भी है, इम्पोर्टेंट आदमी है। और जो हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, थॉट, एस्थेटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा गालिब भी है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और आप यू विल फील प्राउड कि इतना बड़ा पोएट जो है हमारे यहाँ पैदा हुआ। जैसे हम प्राउड फील करते हैं कि 3500 साल पहले हमारे यहाँ, 4000 साल पहले कालिदास हुए, हमारे यहाँ मिर्च टिकम जैसे प्लेज लिख के गए, हमारे यहाँ अरे अजीब अजीब बातें हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं है। दुनिया में पहला मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड एथीस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था 3500 साल पहले। चारवाक, और उसके एक लीडर थे बृहस्पति। 3500 साल पहले वो लोग पैदा हुए थे और उन्होंने मूवमेंट चलाया जो कहते थे कि मौत के बाद कुछ नहीं है, सब बकवास, जिस दिन तुम मर गए उस दिन ख़त्म हो गए। ये सब के कोई तुम्हें बैठा देख रहा और तुम्हें सज़ा मिलेगी और ये कुछ नहीं होने वाला। वो गलत कहते थे, सही कहते थे, अलग बहस है, मगर ये कहते तो थे। कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, ज़्यादातर लोग शायद नहीं मानेंगे बात, उन्हें सूट नहीं करता कि मर गए तो मर ही गए। तो लेकिन ये थॉट थी। और कमाल क्या है कि इस समाज ने बृहस्पति को, उस समाज ने जिसने चारवाक जैसे मूवमेंट चलाए थे, गोली नहीं मार दी थी कारबुर्गी की तरह, पंसारे की तरह। जी, एक छोटी सी बात रह गई थी, मेरे ख्याल से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि गालिब, हमने सिर्फ शायरी की बात की है, आपको पता है गालिब ने बहुत सारे खतूत लिखे हैं और कुछ स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि गालिब के जो खतूत हैं उनका प्रोज़ में तकरीबन उतना ही मकाम है जितना कि उनका शायरी में
उनके अशार की वजह से। उनके हुदूद के बारे में कुछ आप देखिए, वो क्या है कि दुनिया में 99% लोग ये बिलीव करते हैं कि जो नहीं हुआ है वो नहीं होना चाहिए। नथिंग शुड हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे भाई, पहली बार नहीं होगा तो होगा कैसे? मगर पहली बार कुछ करने को लोग तैयार नहीं होते, फिर हो जाए तो करने लगते हैं। वैसे ही गालिब के उस ज़माने में एक बड़ा फॉर्मल तरीक़ा था लेटर लिखने का, और उसकी लैंग्वेज भी अलग होती थी, जो आप बात नहीं करते वो लेटर्स में होती थी। गालिब ने उसे तोड़ दिया। गालिब ने ख़त ऐसे लिखा जैसे सामने बैठ के बात कर रहा है, ऐसे बेतकल्लुफ़ था ख़त। तो वो स्टाइल ही नया था, किसी ने इस तरह के ख़त ही नहीं पढ़े थे, इस अंदाज से कि जैसे बात हो रही है, लिख तो रहा ही नहीं वो। तो वो हंगामा कर दिया उन ख़तों ने, इसलिए कि वो पहली बार इस तरह के ख़त लिखे गए। पहली बार बहुत कम लोग होते हैं जो कोई नया काम करने की हिम्मत रखते हैं। वो गालिब ने किया, और फिर उसका ज़बान पे भी असर पड़ा, मरासले पे भी असर पड़ा, जो लेटर राइटिंग है उस पर भी असर पड़ा, और आज वो लिटरेचर की तरह पढ़े जाते हैं वो ख़त। जी, तो गालिब के हुदूद को ज़रूर याद रखिएगा, लेटर्स, इसलिए कि वो बहुत पढ़ने वाली बात है और बहुत दिलचस्प उसमें उनके ख़त हैं, और जो अंदाज़ है उनका वो लिखने का वो बहुत दिलचस्प है। मेरे ख्याल से हमारा वक्त हुआ जाता है जावेद साहब। बहुत नहीं, हमारा तो वक्त नहीं होता हुआ जाता है, ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। हमारा वक्त तो अभी बहुत दिनों बाद आएगा। आसान बात नहीं है जावेद अख्तर के साथ यहाँ बैठ के बात करना, आप देख रहे हैं। हमारे एक दोस्त है, वो अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट है और बड़े पॉपुलर है। तो उन्हें ख्याल आया कि भाई मैं अंग्रेज़ी में जर्नलिज्म करता हूँ तो एक सर्टेन सर्कल तक पहुँचता हूँ, मुझे हिंदी में भी इंटरव्यू लेने चाहिए ताकि मेरा सर्कल बढ़ा हो। तो मेरी शामत पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरा ही ले लिया, और वो अपना सवाल लिख के लाए थे, ठीक चलते रहे। आखिरी सवाल में उन्होंने बात पोल खोल दी। कल जावेद साहब, आपको इतने अवार्ड मिले हैं, इतने ऑनर्स मिले हैं, इतनी आपने अचीवमेंट किए हैं, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? वो कहना शायद ये चाह रहा था कि अब आपका क्या एम्बिशन है, क्या आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब इस इंटरव्यू के बाद आप क्या मुझे गोली मारने वाले हैं या फांसी देने वाले हैं, जो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं? तो ऐसा हो जाता है। तो हमारा वक्त नहीं है। देखिए, कुछ नहीं, वो सवाल मेरे ख्याल से है नहीं साहब, इनका सवाल तो होगा, Q&A देखा जाएगा। पोइम कह रही है सुनाने के लिए, क्या सुनाए? ये खेल सुना देता हूँ जी, बिल्कुल। हाँ साहब, देखिए उन्होंने एक पोएम की, मैं भी ज़रा सोच रहा था इतनी देर से सिर्फ गालिब का ही जिक्र हो रहा है। क्या किस्सा क्या है ये? ठीक है, माना हमको 225 साल नहीं हुए तो क्या हुआ है? ठीक है, खैर मजाक की बातें थी, लेकिन इम्कानात रोशन है इंशाल्लाह 225 साल तक के। अब हो तो क्या ना हो तो क्या, तब तक हमारा वक्त हो जाएगा। एक छोटी सी पोएम सुना देता हूँ भैया चलते चलते। उसका नाम है ये खेल क्या है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या है, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है,
कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह कभी उस पे आँच भी ना आए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आँच भी ना आए। वजीर को ही है बस इजाज़त कि जिस तरफ भी चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है उसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब।